हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 23। अहमद साहब बशीर के बगल में सोते हुए मैंने दूसरी तरफ करवट तो ले लिया, मगर पीछे से बशीर ने अपने पैरों से मेरे पैरों में अंटा लगा लिया। बशीर का हाथ मेरे ब्लाउज में अंदर पहुंचकर मेरे स्तनों पर घूमने लगा। एक बार तो मैंने अपने हाथ से बशीर के हाथ को अपने ब्लाउज के अंदर से निकाल दिया, मगर पुनः बशीर ने पीछे से ही कसकर मुझे जकड़ लिया। उसने अपने हाथ से मेरे एक स्तन को कसकर पकड़ लिया। मेरे पैर तो उसके अपने पैरों से पहले ही दबा रखे थे। बशीर ने भी अपनी औकात दिखा ही दी। रफ़ीक अहमद बोला, हाँ अहमद साहब। बशीर ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया। मैं भी अधिक विरोध करना नहीं चाह रही थी। अधिक विरोध करने की सज़ा फजल के मदरसे में भुगत चुकी थी। वहाँ मैं कय्यूम का विरोध न करती तो शायद सामूहिक बलात्कार से बच जाती। यहाँ भी बशीर के ढाबे पर कई लोंडे काम करते थे और मुझे मालूम था कि बशीर का विरोध फिर मुझे सामूहिक बलात्कार तक पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने बशीर से सिर्फ रहम की भीख मांगी। बहुत मजबूर दुखियारी हूँ, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ। इस इज्जत से कमाकर 2 जून की रोटी खाने दो। कई बार बलात्कार झेल चुकी हूँ, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। मैं सुबह ही चली जाऊँगी, तुम कहो तो अभी चली जाऊँ। मगर बशीर कहाँ मानने वाला था। बोला, कई जगह बलात्कार झेल चुकी है तो मेरे में क्या कांटे हैं। कई जगह झेला तो एक जगह और सही, क्या फ़र्क पड़ता है। अहमद साहब शायद उसे ठीक ही कहा था। कई जगह झेला तो एक जगह और सही, वहाँ करने में और यहाँ क्या घिस जाता। इज्जत पहले से नहीं बची थी। शर्म है सब खुंटी पर टंग चुकी थी। सैकड़ों बार ऐच्छिक या ज़बरदस्ती बलात्कार झेल चुकी थी, तो बशीर ही मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, विरोध किया तो निश्चित ही एक सामूहिक बलात्कार झेलना पड़ेगा। पता नहीं कितने लौंडे एक साथ उतर जाएंगे, 2-2, 3-3 बार नंबर भी ले जाएंगे। अब मेरी क्या हालत होगी। सब चमड़ी को घिस कर फेंक देंगे। यही सोचकर मेरे अंदर ही अंदर सिहर आई और मैंने बशीर के सम्मुख भी आत्मसमर्पण कर दिया। बशीर ने भी मेरे कपड़े उतार कर नंगी कर दिया और पूरी रात में रुक रुक कर उसने भी 3 बार अपनी प्यास बुझा ही ली। मैं सुबह से ही बशीर का गल्ला संभाल लिया। लौंडे जो रकम बताते मैं काट लेती। जो ग्राहक भुगतान करने आते मेरी सूरत देखकर देखते ही रह जाते और पुनः जल्दी ही ढाबे पर खाना खाने आ जाते। इससे बशीर का धंधा बढ़ने लगा। ढाबे पर काम करने वाले लौंडे भी मुझसे लाइन लगाने की जुगाड़ में लगे रहते, मगर मैं किसी भी लौंडे को घास नहीं डालती। सुबह से रात तक बशीर का गल्ला संभालना और रात को बशीर के साथ सोना, यही मेरी दिनचर्या बन गई। बशीर के ढाबे पर तुझे क्या परेशानी थी। गल्ले की मालिकन थी, समय से खाना मिलता था। अकेला बशीर ही तेरे साथ सोता था, वह अकेला तेरा क्या बिगाड़ लेता। फिर वहाँ से क्यों भागी। नहीं अहमद साहब, बशीर की मैं निकाही बीवी तो थी नहीं। उसके बीवी बच्चे अपने घर पर रहते थे। सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ही उसने मुझे ढाबे पर रखा था। मनोरंजन की भी एक हद होती है। जब हद पूरी हो जाती है तब दिल ऊब जाता है, तब मनोरंजन बोझ बन जाता है। यही सब बशीर ने मेरे साथ भी किया। मैं इसका बुरा भी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है और यह मेरा भी नसीब था। बशीर जब मुझे ऊब गया तो लौंडों को मेरे बिस्तर पर भेजने लगा। जितने लौंडे ढाबे पर काम करते थे, एक एक रात सबका नंबर आ गया। किसी रात को एक साथ 2-2 लौंडे एक साथ पहुंच जाते। ढाबे कमरे में पूरी रात नंगा नाच होने लगा। कभी बशीर तो कभी ढाबे पर काम करने वाले लौंडे मेरे बिस्तर पर आ जाते, मगर मैं मजबूर थी। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ तो यही सब कुछ होता है। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था, जिसे मैं झेल रही थी, रोज़ मर मर कर जी रही थी। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी, मगर मेरा नसीब बस। अब आगे क्या कहूँ। रफ़ीक साहब, अहमद साहब ढाबे पर रहते मुझे 2 महीने हो गए। एक सप्ताह एक तो बशीर ने जी भर कर बिस्तर पर रगड़ा। उसका जी भर गया तो लौंडे का नंबर आ गया। हद तो तब हो गई जब बशीर ने मुझे ड्राइवर के साथ भी सोने को मजबूर कर दिया। इस काम के मुझे आधे रुपये भी मिलने लगे। बशीर एक ड्राइवर से 100 रुपये लेता था। बशीर का धंधा अच्छा चलने लगा। 2-4 ड्राइवर रोज़ उतर ही जाते। ढाबे पर काम करने वाले लौंडे और बशीर तो जब चाहते तब मेरी टांग पकड़कर ऊपर उठा देते। ड्राइवर से मिलने वाले रुपयों में से आधे रुपये बशीर खुद देख लेता, आधे मुझे दे देता। मेरे कारण बशीर के ढाबे पर खाना खाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दोनों तरफ से बशीर की कमाई अच्छी शुरू हो गई। बशीर के कुछ यार दोस्तों की सेवा मुझे मुफ्त में ही करनी पड़ती थी। मेरा काम अब बशीर के गले पर नहीं था। ढाबे पर आने वाले ड्राइवर से अपनी चमड़ी
घिसवाती रहती। गल्ले का काम बशीर खुद देखने लगा। एक दिन बशीर के गले से कुछ रुपये चोरी हो गए। या बशीर ने झूठा नाटक बनाया था। चोरी का इल्ज़ाम मेरे सर मंडा, मुझे चोर साबित कर दिया। खुदा कसम रफ़ीक साहब, मैंने 1 रुपया चोरी नहीं किया था, अल्लाह गवाह है। मगर बशीर मुझे चोर साबित करने का भूत सवार था। उसने मेरा हाथ बांधकर बंद कमरे में मुझे पीटा। मेरे थैले की तलाशी ली तो उसमें कुछ रुपये थे जो मुझे चमड़ी घिसवाने के बदले में बशीर देता था। निश्चित गिनते मुझे मालूम नहीं, शायद 4 से 5 हज़ार होंगे। सब बशीर ने छीन लिया और फ़ोन करके पुलिस बुला ली। फिर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी मुझे ढाबे पूछताछ की, मगर मैंने कोई चोरी नहीं की थी। मैं नाम ही जवाब देती रही। दरोगा जब मेरी जवाब संतुष्ट नहीं हुआ तो मुझे ढाबे से उठाकर थाने ले आया और मुझे हवालात में बंद कर दिया। थाने से तेरा चालान करके दरोगा ने जेल पहुंचा दिया? नहीं रफ़ीक साहब, दरोगा ने हवालात में मुझसे फिर पूछताछ कर दी। 50 से 40 तमाचे और 10 से 20 पटा भी पड़ गए। पहले तो मैं ना ही करती रही, मगर पुलिस की मार को झेल न सकी। पुलिस की मार ने मुझे तोड़ दिया। मैंने चोरी को कबूल कर लिया। एक ऐसा अपराध अपने सर ले लिया जो मैंने किया ही नहीं था। मेरे कबूल करते ही मेरी पिटाई बंद हो गई। दरोगा भी संतुष्ट हो गया तो मुझे हवालात में ही छोड़कर वह अपने ऑफिस में घुस आया। मैं वहीं पड़ी बशीर को कोसती रही। तो तेरे कबूल करने के बाद तो दरोगा ने तुझे जेल भेज दिया होगा। क्या चोरी के इल्ज़ाम में तूने जेल भी काटी? नहीं अहमद साहब, जेल तक की नौबत नहीं आई। जेल जाने से तो तुझे फातिमा बाजी ने बचा लिया। फातिमा बाजी तुझे उस समय बड़ जानती थी? रफ़ीक ने पूछा। नहीं अहमद साहब, फातिमा बाजी मुझे उस समय तक नहीं जानती थी और मैंने भी कभी फातिमा बाजी का नाम नहीं सुना था। तो फातिमा बाजी ने तुझे कैसे बचा लिया? रफ़ीक साहब, जिस समय बशीर कमरे में बंद करके मेरी पिटाई कर रहा था, उस समय फातिमा बाजी बशीर के ही ढाबे पर खाना खा रही थी। वह कहीं बाहर से घूम कर आ रही थी। उसके बाद उसका ड्राइवर भी था। उस समय पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। पूछताछ के बाद जब पुलिस मुझे वहाँ से उठा कर लाई तब फातिमा बाजी मुझे देखा पर मेरा ध्यान फातिमा की तरफ नहीं गया। ढाबे पर अन्य और भी ग्राहक खाना खा रहे थे। मैं किस किस को देखती, चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गई अपने नसीब के सहारे। मेरी कोई हिमायती तो था नहीं जिससे फरियाद करती, और मेरा नसीब भी ऐसा नहीं था कि मुझे आज़ादी मिल जाए। बलात्कार पर बलात्कार झेल कर टूट चुकी थी। बलात्कार का तो कोई डर नहीं था क्योंकि रोज़ झेल रही थी। इज्जत जाने का भी कोई डर नहीं था क्योंकि इज्जत बची ही नहीं थी। डर था तो सिर्फ पुलिस की पिटाई का और जेल जाने का। पिटाई भी बहुत हो चुकी थी मगर जेल कभी नहीं गई थी। कौन जमानत लेगा? क्या पूरा जीवन अब जेल में ही कटेगा? तरह तरह के सवाल मेरे मस्तिष्क में उठ रहे थे। एक अनजान भय से कांपती हुई पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। नहीं बैठती तो क्या कर सकती थी? बैठ नहीं था, मजबूरी थी। गरीबी मजबूरी के लिए अभिशाप बन गई। थाने पहुंचकर दरोगा ने मुझे हवालात में डाल दिया। मुझसे पूछताछ शुरू की, मगर मैंने चोरी की ही नहीं तो स्वीकार कैसे करती? मैंने मना कर दिया तो दरोगा ने मेरे गाल पर तमाचे सूद दिए। पहले भी कई बार पिट चुकी थी। 2 तमाचों का कुछ असर दरोगा के दिखाई नहीं दिया तो उसने लगातार कई तमाचे मेरे गालों पर जड़ दिए। मेरे गाल लाल पड़ गए, कानों में झुंझुरे से गूंजने लगे। मैंने हाथ जोड़कर दरोगा से रहम की भीख मांगी। खुदा का वास्ता दिया, पैर पकड़े अपनी बेगुनाही के लिए चीखते रही। सबूत या गवाह तो मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मैं दरोगा को विश्वास दिला सकती थी। मैं अपना गुनाह कबूल नहीं करती तभी दरोगा मेरे गालों पर तमाचा जड़ देता। हार कर उसने पटा उठा लिया। मुझे ज़मीन पर उल्टा डालकर मेरे पीठ पर पटा बरसाना शुरू किया। वह पटा बरसात आ रहा था और मैं चीखती रही। मैंने चोरी कबूल नहीं की तो उसने मेरे पैरों के तलुओं का पटा बजाना शुरू कर। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था एक रात की वेश्या भाग 23। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना